नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी कर लो। बिल्कुल आर.के, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी मांगने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के लिए पैदा होते हैं। वो क्लासरूम के लेक्चर में नहीं बल्कि असली दुनिया की चुनौतियों में अपना भविष्य ढूंढते हैं। जी हाँ, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो देश की बेस्ट सेलिंग लेखिका रश्मि बंसल की धमाकेदार किताब है, उठो जागो, अराइज अवेक। ये कहानी है उन 10 जुनूनी कॉलेज स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कैंटीन में गप्पे लड़ाने के बजाय अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। अगर आपके दिमाग में भी कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन आप डर रहे हैं या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके अंदर आग लगा देगा। तो चलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। उठो जागो, ये उन युवा उद्यमियों की कहानियां हैं जिन्होंने कॉलेज में पढ़ते हुए या ग्रेजुएशन के ठीक बाद अपने सपनों का पीछा किया, और अक्सर उनके पास न कोई तजुर्बा था न पैसे। तो आज हम सिर्फ इन कहानियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे जो एक पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण छात्र की रोज की परेशानियां एक बड़े बिजनेस आइडिया में बदल गई। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन कहानियों की शुरुआत किसी बड़ी सोची समझी बिजनेस योजना से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पर्सनल सी लगने वाली समस्या से, जिसे हल करने की जिद एक जुनून बन जाती है। असल में कामयाब आइडियाज अक्सर वहीं से निकलते हैं जिसे हम कहते हैं अपनी खुजली मिटाना। अपनी खुजली मिटाना, ये दिलचस्प है। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। कई कहानियों में ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। बिजनेस का आइडिया अपनी ही किसी जरूरत से पैदा हुआ। जैसे अनुराग अरोड़ा की कहानी, वो एक बेहतरीन उदाहरण है इसका। जब वे पढ़ने के लिए पुणे आए तो उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सस्ती जगह खोजने में बहुत मुश्किल हुई। ये एक ऐसी समस्या थी जिससे हर बाहरी छात्र जूझता है। बिल्कुल, और यहाँ पे ज्यादातर लोग बस शिकायत करके चुप हो जाते हैं। लेकिन अनुराग ने उस परेशानी में एक अवसर देखा। उन्होंने सोचा, अगर मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मेरे बाद आने वाले जूनियर्स को भी होगी। और बस यहीं से गणपति फैसिलिटीज का जन्म हुआ, जो छात्रों के लिए एक हॉस्टल बिजनेस था। हाँ, और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अनुराग कस्टमर जीरो थे। उन्हें अपने ग्राहक को समझने के लिए कोई मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ी। वो खुद ही अपना पहला ग्राहक थे। और यही पैटर्न हमें नेशनल लॉ स्कूल के छात्र अजय गर्ग की कहानी में भी दिखता है। हाँ, कैंपस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना। मेस के खाने से कोई खुश नहीं था। ये तो कैंपस का एक तरह से परमानेंट मजाक था। बिल्कुल, और उन्होंने भी वही किया जो अनुराग ने किया। शिकायत करने के बजाय समाधान बनाया। भुक्कड़ नाम से एक टेक अवे फूड जॉइंट शुरू कर दिया, जो छात्रों की जेब और उनके टेस्ट दोनों के हिसाब से था। तो देखिए, दोनों ही मामलों में बिजनेस की नींव किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि गहरी सहानुभूति पर रखी गई थी। वे अपने कस्टमर का दर्द महसूस कर सकते थे क्योंकि वो उनका अपना दर्द था। लेकिन कुछ मामलों में तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे प्रैक्टो के सह संस्थापक शशांक एनडी की कहानी है। उन्होंने अपने कॉलेज डॉर्मेट्री में ई सेल का एक पोस्टर देखा और उन्हें ये तक नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। और ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पहले कोई समस्या आए। कभी कभी सिर्फ कुछ बनाने की, कुछ नया करने की इच्छा होती है। शशांक के मामले में वो जिज्ञासा ही उनकी शुरुआती चिंगारी थी। बाद में जब उनके पिता को एक मेडिकल ओपिनियन के लिए संघर्ष करना पड़ा, तब उस जिज्ञासा को एक मिशन मिला। लेकिन शुरुआत तो उस पोस्टर से ही हुई थी। तो शुरुआत हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ी समस्याओं से ही होती है, कोई हवाई आइडिया नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो अपने ग्राहक को समझना एक बात है, लेकिन जब आपके पास इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पैसे ही ना हो, तब क्या? यहीं से तो असली संघर्ष शुरू होता है। और ये चुनौती सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये मनोवैज्ञानिक भी होती है। ये आपके आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल, प्रभिकरण की कहानी यहाँ एकदम फिट बैठती है। उन्होंने खड़के लस्सी शुरू करने का फैसला किया और उनके पास कुल जमा पूंजी थी सिर्फ 8,000 रुपए। सिर्फ 8,000? हाँ, जो उन्होंने और उनके दोस्त ने अपनी पॉकेट मनी से बचाए थे। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उनके पास काउंटर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया?
एक पुरानी कंप्यूटर टेबल पर सनपैक बोर्ड लगाकर अपना काउंटर बना लिया। अरे वाह, ये जुगाड़ से कहीं ज्यादा है। ये उस मानसिकता का प्रतीक है कि संसाधनों की कमी को आप अपनी क्रिएटिविटी से पूरा कर सकते हैं। पर उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हाँ, बिजनेस शुरू करने के ठीक पहले दिन उनके पार्टनर ने साथ छोड़ दिया। वाह। अब सोचिए, आप एक नए शहर में हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं और आपका एकमात्र सहारा भी चला गया। ज्यादातर लोग शायद वहीं हार मान लेते, लेकिन उन्होंने दुकान अकेली खोली। ये मानसिक दृढ़ता कहां से आती है? एक तरफ पैसों की कमी और दूसरी तरफ अकेले पड़ जाने का झटका। इसका जवाब इस बात में है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो आप अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और बाद में यही अनुभव उन्हें बेवकूफ कॉम जैसा बड़ा ब्रांड बनाने में बहुत काम आया। शुरुआती झटके अक्सर आपको ज्यादा मजबूत बना देते हैं। और सिर्फ पैसों की कमी ही नहीं, सबके सामने फेल होने का डर, वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है। ये मुझे डोसा मैटिक मशीन की कहानी पर लाता है। ईश्वर विकास और सुदीप सावत की कहानी। उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में अपनी ऑटोमेटिक डोसा मशीन का डेमो देने का फैसला किया। और ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं थी। वहां गूगल इंडिया के सीईओ जैसे बड़े नाम मौजूद थे। मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, एक ही झटके में पहचान और शायद फंडिंग भी। बिल्कुल। और उन्होंने स्टेज पर जाकर बटन दबाया और मशीन से डोसा निकलने के बजाय सिर्फ कच्चा घोल बाहर आ गया, सबके सामने। अरे बाप रे, ये तो किसी भी उद्यमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। हाँ, किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है ये पंटा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सबक छिपा है। किताब में बैटमैन की फिल्म द डार्क नाइट का जिक्र है, जहाँ ब्रूस वेन को एक गहरे कुएं से बिना रस्सी के बाहर निकलना होता है। डर ही उसे ऊपर चढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आपके पास कोई सेफ्टी नेट या बैकअप प्लान नहीं होता ना, तो फेल होने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। ईश्वर और सुदीप के लिए वो जो सबके सामने विफलता हुई, वो अंत नहीं थी, वो जरूरी डेटा था। डेटा कैसे? उन्हें ठीक ठीक पता चल गया कि उनके प्रोडक्ट में क्या कमी है और उसे कैसे सुधारना है। अच्छा, तो एक अच्छा आइडिया और शुरुआती मुश्किलों से पार पाने की हिम्मत। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी चुनौती आती है। एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है, उसे बेचना भी पड़ता है। हाँ, और ये एक ऐसी कला है जो इन युवा इंजीनियरों या छात्रों को पहले से नहीं आती थी। ये प्रैक्टो की टीम इसका क्लासिक उदाहरण है। उनके पास एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, पर उन्हें सेल्स का कोई अनुभव नहीं था। वे डॉक्टरों के क्लिनिक में जाते, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाते और डॉक्टर उन्हें विनम्रता से मना कर देते। और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि गलती कहाँ हो रही है। फिर उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया और रिश्ते बनाना शुरू कर दिया। किताब में बताया गया है कि वे डॉक्टरों के साथ उनकी बेटी को स्कूल से लेने जाते, उनके साथ खाना खाते, घंटों उनके क्लिनिक के बाहर बस बैठकर इंतजार करते। ये तो सेल्स जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये पारंपरिक सेल्स नहीं है, ये विश्वास बनाना है। उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसका पूरा काम विश्वास पर टिका है। वो किसी अनजान कंपनी के सॉफ्टवेयर पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। तो प्रैक्टो की टीम ने पहले खुद को एक भरोसेमंद इंसान के तौर पर स्थापित किया और फिर अपने प्रोडक्ट को। ये एक धीमी प्रक्रिया रही होगी, बहुत धीमी, लेकिन इसने उन्हें एक वफादार शुरुआती ग्राहक दिए। ये दिखाता है कि भारत जैसे बाजार में, खासकर B2B में, रिश्ते बनाना कितना जरूरी है। और कभी-कभी आपको ये भी सीखना पड़ता है कि आप जो बेच रहे हैं, ग्राहक उसे उस नजर से देख ही नहीं रहा है। सौरभ बंसल की कंपनी मैजिक रेड की कहानी याद आती है मुझे। वे पर्यावरण के अनुकूल AC ब्लॉक्स बनाते थे। उन्हें लगा कि बिल्डर ये सुनकर बहुत खुश होंगे कि वे पर्यावरण की मदद कर रहे हैं। ये एक आम गलती है। कई नए उद्यमी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स से प्यार करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ग्राहक सिर्फ फायदे खरीदता है। बिल्कुल यही हुआ। सौरभ पहली मीटिंग में एक बड़े बिल्डर के पास गए और बड़े उत्साह से अपने इको फ्रेंडली ब्लॉक्स के बारे में बताया। उस बिल्डर ने शांति से कैलकुलेटर निकाला और उन्हें हिसाब करके दिखा दिया कि पारंपरिक ईंटें सस्ती पड़ती हैं। सौरभ के लिए एक बड़ा झटका था। और यहीं पर उन्होंने अपनी पिच को बदला। उन्हें समझ आया कि बिल्डर को पर्यावरण से ज्यादा अपनी लागत की चिंता है। ये ग्राहक की मुख्य प्रेरणा को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी पिच को पर्यावरण बचाओ से बदलकर पैसे बचाओ कर दिया। उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि कैसे उनके ब्लॉक्स हल्के होने की वजह से स्टील की लागत कम करते हैं और लंबे समय में बिजली का बिल बचाते हैं। और नतीजा? बिल्डरों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये ग्राहक की असल जरूरत को समझना है, ना कि उसे वो बेचना जो आपको लगता है कि उसके लिए अच्छा है। इसी से जुड़ी शशांक की एक सलाह भी है किताब में। हाँ। कि भारत में एक सफल कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम
75% समय सेल्स को देना होगा। और उनके लिए सेल्स का मतलब है फेस टू फेस मीटिंग, जमीन से जुड़े रहना। इन सभी कहानियों और संघर्षों से कुछ बहुत ही स्पष्ट और जरूरी सबक निकल कर आते हैं जो किसी भी नए उद्यमी के लिए मददगार हो सकते हैं। हाँ, इसे स्टार्टअप की भाषा में बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, मतलब मितव्ययी होना। और ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये एक मानसिकता है। सिद्धार्थ बंसल सलाह देते हैं कि बिजनेस को फैंसी ऑफिस और गैर जरूरी खर्चों के बोझ से बचाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो प्रैक्टो की टीम है। मुंबई में सीढ़ी के नीचे काम करना। हाँ, मुंबई जैसे महंगे शहर में किराया बचाने के लिए एक सीढ़ी के नीचे मेज कुर्सी लगाकर काम करना। ऐसा करके वो अपनी रनवे बढ़ा रहे थे, मतलब वो समय जिसके खत्म होने से पहले उन्हें प्रॉफिट में आना था। और दूसरा सबक है एनालिसिस पैरालिसिस से बचना और एक्शन लेना। प्रभिकरण की सलाह है कि एक परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस बाहर निकलो और काम शुरू करो। ये बहुत जरूरी है। कई लोग एक शानदार 50 पन्नों की बिजनेस योजना बनाने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन बाजार आपको वो फीडबैक देता है जो कोई योजना नहीं दे सकती। वो पहली लस्सी जो शायद अच्छी नहीं बनी, या वो डोसा मशीन जो चली ही नहीं। वे असफलताएं नहीं थीं, वे डेटा पॉइंट्स थे। वो आपको बता रहे थे कि क्या काम नहीं कर रहा है। मतलब गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल सीख वहीं से मिलती है। और तीसरा सबक जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है सही टीम बनाना। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। हाँ, सौरभ बंसल कहते हैं कि ऐसी टीम बनाओ जो उन चीजों में आपसे बेहतर हो जिनमें आप कमजोर हैं। ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता के बारे में भी है ना? बिल्कुल। किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ये बात मान लीजिए कि आप सभी चीजों में अच्छे नहीं हो सकते। ये बात स्वीकार कीजिए और मदद मांगिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट लीडर की पहचान है। और अंत में शायद इन सबको एक साथ बांधने वाला जो धागा है, वो है एक सकारात्मक रवैया। ये सुनने में थोड़ा घिसा पिटल लग सकता है, लेकिन इन कहानियों में ये बार बार सामने आता है। हाँ, प्रकाश मुंद्रा जो सेक्रेड मोमेंट्स चलाते हैं, कहते हैं कि मुश्किल दिनों में मेहनत और लगन तो चाहिए ही, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी उतना ही जरूरी है। और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। उद्यमिता एक बहुत ही अकेला और उतार चढ़ाव भरा सफर है। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब सब कुछ गलत हो रहा होगा। उन दिनों में अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो आप समस्याओं के बजाय सिर्फ समस्याएं देखेंगे। एक सकारात्मक रवैया आपको मुश्किल समय में भी अवसर देखने की ऊर्जा देता है। तो कॉलेज के हॉस्टल से लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस की स्टेज तक, ये कहानियां जुनून, हिम्मत और जमीनी हकीकत से जुड़ी सोच की हैं। ये हमें दिखाती हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए किसी फैंसी डिग्री की नहीं, बल्कि एक सही आइडिया और उसे पूरा करने की जिद की जरूरत होती है। आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। इन सभी उद्यमियों ने अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से देखा और खुद से एक सवाल पूछा, यहाँ क्या बेहतर किया जा सकता है, या किसकी समस्या को हल किया जा सकता है। उन्होंने किसी बड़ी क्रांति का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने आसपास छोटी छोटी चीजों को ठीक करने की कोशिश की। शायद सोचने वाली बात यही है, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी बड़ी चुनौतियों या असुविधाओं का सामना करते हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक का समाधान एक नए सपने की शुरुआत बन सकता है। सवाल बस ये है कि क्या हम शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी वो कहानियां जो साबित करती हैं कि बिजनेस करने के लिए बड़ी उम्र या भारी बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक पागलपन और एक आइडिया की। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपके अंदर सोए हुए एंटरप्रेन्योर को जरूर जगाएगा। अगर आपको रश्मि बंसल की ये कहानियां पसंद आईं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा कहता है, भाई मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है। ये वीडियो उन्हें वो धक्का देगा जिसकी उन्हें जरूरत है। और अब आज का सबसे मजेदार और जरूरी सवाल। इसका जवाब आपको सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आज आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरा पैसा मिल जाए, तो आप किस चीज का बिजनेस शुरू करेंगे? आपका ड्रीम स्टार्टअप क्या होगा? चाहे वो चाय की दुकान हो या टेक कंपनी, अपना आइडिया कमेंट में जरूर लिखें। दुनिया को अपने सपने बताने में शर्म कैसी? मैं काजल और मैं आर.के. आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई किताब के साथ। तब तक के लिए उठो, जागो और इतिहास रचो। धन्यवाद।